अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी सबक नंबर 2, एक ख़त। ये ख़त पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है अपनी बेटी इंदिरा के नाम। अब बच्चों आपको बता दें कि पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे मुल्क के पहले वज़ीर आज़म थे। उन्होंने ये ख़त नैनी सेंट्रल जेल इलाहाबाद से लिखा है अपनी बेटी के नाम 26 अक्टूबर 1930 ईस्वी। वो लिखते हैं, प्यारी बेटी, तुम्हें अपनी सालगिरह के मौके पर तोहफे और नेक ख्वाहिशात मिलती ही रही हैं। नेक ख्वाहिशात की तो अब भी कोई कमी नहीं, लेकिन मैं नैनी सेंट्रल जेल से तुम्हारे लिए क्या तोहफा भेज सकता हूँ। नेक ख्वाहिशात का ताल्लुक़ तो दिल से है, जैसे कोई परी तुम्हें ये सब कुछ दे रही हो। ये वो चीज़ें हैं जिन्हें जेल की ऊंची दीवारें भी नहीं रोक सकती। तुम खूब जानती हो कि मुझे नसीहत करने से कितनी नफरत है। जब कभी मेरा जी चाहने लगता है कि नसीहत करूं, तो हमेशा उस अक्लमंद की कहानी याद आ जाती है जो मैंने कभी पढ़ी थी। शायद एक दिन तुम भी वो किताब पढ़ो जिसमें ये कहानी बयान की गई है। कोई 1300 बरस गुजरे कि मुल्क चीन से एक सयाह इल्म व दानिश की तलाश में हिंदुस्तान आया। अब हम आपको सयाह माने बता दें। सयाह माने होता है एक जगह जगह सैर करने वाला, मुल्कों मुल्कों घूमने वाला। इसका नाम ह्यून सांग था। वो शुमाल के पहाड़ और रेगिस्तान तय करता हुआ यहाँ पहुँचा। उसे इल्म का इतना शौक था कि रास्ते में उसने सैकड़ों मुसीबतें उठाईं और हज़ारों ख़तरों का मुकाबला किया। वो हिंदुस्तान में बहुत दिन रहा, खुद सीखता था और दूसरों को सिखाता था। उसका ज़्यादातर वक्त नालंदा विद्यापीठ में गुजरा, जो शहर पाटलिपुत्र के करीब वाक़ थी। उस शहर को अब पटना भी कहते हैं। अब बता दें बच्चों कि अगर आपको रीडिंग करने में कोई दिक्कत है तो आप हमारे साथ पढ़ें, ताकि आपकी ज़बान साफ हो और आप आसानी से रीडिंग कर सकते हैं। ह्यून सांग पढ़ लिख कर बहुत काबिल हो गया, हत्ता कि इसको फाजिल कानून बुद्ध मत का खिताब दिया गया। फिर उसने सारे हिंदुस्तान का सफ़र किया, इस अज़ीमुश्शान मुल्क के बाशिंदों को देखा, भाला और उनके बारे में पूरी मालूमात हासिल की। उसके बाद इसने अपना सफ़रनामा लिखा। उस किताब में वो कहानी भी शामिल है जो इस वक्त मुझे याद आई। ये एक शख्स का किस्सा है जो जनूबी हिंद से शहर करनासोना में आया। ये शहर सूबा बिहार भागलपुर के आसपास कहीं था। ह्यून सांग ने सफ़रनामे में लिखा है कि एक शख्स अपने पेट के चारों तरफ तांबे की तख्तियां बांधे रहता था, सर पर एक जलती हुई मशल रखता था, हाथ में डंडा लिए हुए अकड़ अकड़ कर चलता था और इस अजीब व गरीब अंदाज में बड़ी शान से इधर उधर घूमता फिरता था। जब कोई उससे पूछता कि आखिर आपने ये क्या सूरत बना रखी है, तो वो जवाब देता कि मेरे अंदर बेहिसाब इल्म भरा हुआ है। मुझे अंदेशा है कि कहीं मेरा पेट ना फट जाए, इसलिए मैंने अपने पेट पर तांबे की तख्तियां बांध रखी हैं। और चूंकि तुम सब लोग जहालत के अंधेरे में रहते हो, मुझे तुम पर तरस आता है, इसलिए मैं हर वक्त अपने सर पर मशल लिए फिरता हूँ। आगे पढ़ते हैं। नेहरू जी अपने बारे में बता रहे हैं, हाँ, तो मुझे ऐसा कोई ख़तरा नहीं है कि बहुत ज़्यादा इल्म हिकमत से फट जाऊं। इसलिए मुझे अपने पेट पर तांबे की तख्तियां बांधने की ज़रूरत नहीं है। और ये भी जानता हूँ कि मेरी अक़ल मेरे पेट में नहीं है, बल्कि जहाँ कहीं भी हो उसमें इतनी गुंजाइश है कि बहुत कुछ और समा सके। और जब मेरी अक़ल महदूद है तो मैं कैसे एक अक्लमंद आदमी बनकर दूसरों को मशवरा दूं। इसलिए जानने की कोशिश करता हूँ कि क्या सही है और क्या गलत, क्या करना चाहिए और क्या ना करना चाहिए। और इस बहस मुबाहिसे से
कभी कभी कोई सच्चाई निकल आती है, इसलिए मैं नसीहत नहीं करूँगा। फिर क्या करूँ? खत बातों की जगह नहीं ले सकता, क्योंकि ये एकतरफा होता है। इसलिए मैं अगर कोई बात कहूँ और वो तुमको नसीहत लगे तो उसे कड़वी गोली समझकर मत निगलो। बस ये समझो कि मैं तुमको मशवरा दे रहा हूँ और गोया हम तुम आमने सामने बैठे बातें कर रहे हैं। मैंने तुमको लंबा सा खत लिख डाला, अभी बहुत सी बातें बाकी हैं। इतनी बातें इस खत में कैसे आ सकती हैं? तुम बड़ी खुशकिस्मत हो कि अपने मुल्क की आज़ादी की जद्दोजहद देख रही हो। तुम इस लिहाज से भी खुशकिस्मत हो कि एक बहादुर औरत तुम्हारी माँ है। अगर तुमको कभी किसी बात में शुबा हो या तुम किसी परेशानी में हो तो तुमको माँ से बेहतर साथी नहीं मिल सकता। खुदा हाफिज। बेटी, मेरी दुआ है कि एक दिन बहादुर सिपाही बनो और हिंदुस्तान की खिदमत करो। मोहब्बत और नेक ख्वाहिशात के साथ, जवाहरलाल नेहरू। अब आइए अल्फाज और मायने पढ़ते हैं। नैनी जेल इलाहाबाद की एक जेल। सयाह जगह जगह सैर करने वाला, मुल्कों मुल्कों घूमने वाला। इल्म वाकफियत मालूमात। दानिश अकल समझ। नालंदा विद्यापीठ पुराने ज़माने की एक यूनिवर्सिटी जो पाटलिपुत्र पटना के करीब थी। पाटलिपुत्र मौजूदा नाम पटना। फाजिल कानून कानून को जानने वाला, माहिर कानून। बुद्ध मत बुद्ध मजहब। अजीमुशान बड़ी शान वाला, आला। सफ़रनामा वो तहरीर जिसमें सफ़र के हालात बयान किए गए हों। शबा शक, अंदेशा, खतरा, डर। जहालत ना जानना, इल्म का ना होना, नावाकिफियत। तरस रहम। मशअले वो डंडा जिसके एक सिरे पर कपड़ा लपेटकर जलाया जाता है और इससे रोशनी की जाती है। चिराग। इल्म हिकमत अक्लमंदी, दानिशमंदी। गुंजाइश समाई जगह। महदूद हद के अंदर तंग। जी। बहस व मुबाहिसा बहस व तकरार। जद्दोजहद सख्त कोशिश। अब आइए सवाल जवाब पढ़ते हैं। मैंने सवाल के जवाब लिख दिए हैं बच्चों, आप चाहें तो इसे अपनी कॉपी में नोट कर लें ताकि आपको एग्ज़ाम की तैयारी में आसानी हो और आप इसका अच्छे से इसको तैयार कर लें। सवाल नंबर 1 है, पंडित जवाहरलाल नेहरू कौन थे? जवाब लिखेंगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू हिंदुस्तान के पहले वजीर आज़म थे। सवाल नंबर 2, पंडित नेहरू ने यह ख़त किसके नाम और कहाँ से लिखा? जवाब, पंडित नेहरू ने यह ख़त अपनी बेटी इंदिरा के नाम नैनी सेंट्रल जेल से लिखा है। सवाल नंबर 3, जवाहरलाल नेहरू ने नसीहत करने का क्या तरीक़ा इख्तियार किया? जवाब, उन्होंने नसीहत करने के लिए एक नसीहत आमोज़ कहानी सुनाई है। सवाल नंबर 4, चीनी सैयाह का क्या नाम था? जवाब लिखेंगे, चीनी सैयाह का नाम ह्यून सांग था। सवाल नंबर 5 है, चीनी सैयाह हिंदुस्तान क्यों आया? जवाब, चीनी सैयाह इल्म व दानिश की तलाश में हिंदुस्तान आया। सवाल नंबर 6, चीनी सैयाह को इल्म हासिल करने के लिए किन हालात से गुजरना पड़ा? जवाब, उसने सैकड़ों मुसीबतें उठाई और हज़ारों खतरों का मुकाबला किया। सवाल नंबर 7 है, हिंदुस्तान में चीनी सैयाह का ज़्यादा वक्त कहाँ गुजरा? जवाब, उसका ज़्यादातर वक्त नालंदा विद्यापीठ में गुजरा। सवाल नंबर 8, ह्यून सांग ने अपने सफ़रनामे में एक शख्स को अजीब व गरीब क्यों कहा है? जवाब, क्योंकि वो अपने पेट के चारों तरफ तांबे की तख्तियाँ बांधे रहता था, सर पर एक जलती मशल रखता था, हाथ में डंडा लिए अकड़ अकड़ कर चलता था। सवाल नंबर 9, इस वाक़ये का जिक्र करके पंडित नेहरू ने अपनी बेटी को क्या सबक देना चाहते थे? जवाब लिखेंगे, पंडित नेहरू अपनी बेटी को ये सबक देना चाहते थे कि कभी भी अपने इल्म, शोहरत, दौलत पर गुरूर नहीं करना चाहिए और अपने इल्म को अपने आप तक महदूद नहीं रखना चाहिए, बल्कि दूसरों को भी बांटना चाहिए। महदूद माने अपने हद तक नहीं रखना चाहिए। ठीक है।
अगर आपके पास इल्म है तो आप दूसरों को ज़रूर बांटें। अब आइए पढ़ते हैं, खाली जगह को सही लफ्ज़ से भरिए। मैंने यहाँ पे भर दिया है, मैं पढ़कर बता देती हूँ। नेक ख्वाहिशात का ताल्लुक तो दिल से है। चीन का एक सैयाह इल्म व दानिश की तलाश में हिंदुस्तान आया। यून सांग पढ़ लिख कर बहुत काबिल हो गया। इसको फाजिल कानून का खिताब दिया गया। इसके बाद इसने अपना सफ़रनामा लिखा। सफ़रनामा जो अपने सफ़र के हालात लिखे जाते हैं उसे सफ़रनामा कहा जाता है। ठीक है। ये शख्स अपने पेट के चारों तरफ तांबे की तख्तियाँ बांधे रहता था। मैं हर वक्त अपने सर पर मशल लिए फिरता हूँ। अपने मुल्क की आज़ादी की जद्दोजहद देख रही हो। अब आइए पढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ लफ्ज़ दिए हुए हैं, इनको जुमले में इस्तेमाल करना है। नीचे लिखे हुए लफ्ज़ों को अपने जुमले में इस्तेमाल कीजिए। मैंने यहाँ पे जुमले बना दिए हैं, आप चाहे तो आप अपने हिसाब से भी जुमले बना सकते हैं। पढ़ के देखते हैं। सैयाह यून सांग एक बहुत बड़ा सैयाह था। अजीमुशान हिंदुस्तान एक अजीमुशान मुल्क है। इल्म हिकमत खुदा की बातों में इल्म व हिकमत होती है। बहस व मुबाहिसा से कभी कभी कोई सच्चाई निकल आती है। मशल शाम के वक्त मैं अपने घर में मशल जलाती हूँ। अब आगे पढ़ते हैं। गौर करने की बातें। बच्चों ये हमें ज़रूर पढ़ना चाहिए क्योंकि इसमें बहुत काम की बातें दी होती हैं। ख़त को मकतूब भी कहते हैं। इसका ताल्लुक दो लोगों से होता है। एक ख़त लिखने वाला जिसे मकतूब निगार कहते हैं और जिसे ख़त लिखा जाए वो मकतूब इलैया कहलाता है। ख़त लिखने वाले को मकतूब निगार कहते हैं और जिसे ख़त लिखा जाए उसे मकतूब इलैया कहलाता है। इस ख़त में मकतूब निगार पंडित जवाहरलाल नेहरू और मकतूब इलैया उनकी बेटी इंदिरा हैं। ठीक है, आप इसको 2-3 बार पढ़ लें, इंशाल्लाह आपके ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे। आगे फिर तीसरे चैप्टर में मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।